वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो सेट की जो डेट है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा उसको वो डिसाइड हो गई है और ये नवंबर में होने वाला है। और इसके साथ साथ आपका टीजीटी का एग्ज़ाम जो है वो भी होने वाला है बहुत जल्दी। और इस बार का जो पैटर्न है टीजीटी का, उसमें 120 क्वेश्चंस जो है वो आपके सब्जेक्ट से रहेंगे, सोशल साइंस से रहेंगे, सोशल स्टडी से रहेंगे। और 120 में आई थिंक 40-50 क्वेश्चन जो वो हिस्ट्री से रहने वाले हैं। तो सेट के साथ साथ टीजीटी के लिए भी आपका ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ये जो वीडियो है मैं स्पेशली ये सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 30-20 क्वेश्चन हम डे के लेंगे और उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। होता क्या है कि हम कोई भी बुक उठाते हैं और उसमें ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसको पकड़ लेते हैं और फटाफट से उसको रट्टा लगा के जो है वो ये सोचते हैं हम कि एग्ज़ाम में ये सारे के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो वहाँ पे होता है ये है कि हम उनको भूल जाते हैं क्योंकि हमने उसको थ्योरेटिकली उसको स्टडी नहीं किया होता है या लॉजिकल उसको हमने नहीं देखा होता है। तो ये जो डिस्कशन करेंगे हम 20-30 क्वेश्चन की, इसमें हम इसको लॉजिकल देखेंगे, इसके जो फैक्ट है उसको हम देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो जो है वो आपके लिए लेके आ सकूं और आपकी जो हेल्प हो सके कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते, ज़्यादा बात ना करते हुए, कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड, कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो इसमें से किस पीरियड से संबंध रखती है, किस काल के अंतर्गत इसको माना जाता है। तो सिंपली हम डिवाइड करते हैं हिस्ट्री को 3 फेज़ में। उसमें हम बोलते हैं कि मॉडर्न, मिडीवल और एनिशेंट, मिडीवल और मॉडर्न फेज़ में रखते हैं। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट, इसके जो हमारे पास सोर्सेज होते हैं उसके आधार पर हमने हिस्ट्री को अगेन 3 पार्ट में डिवाइड किया है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल। तो प्री हिस्ट्री जो फेज़ है इसमें प्राग ऐतिहासिक काल, इसमें मनुष्य जो है वो लिखना नहीं जानता था। आदि ऐतिहासिक काल, इसमें मनुष्य जो है वो लिखना जानता था लेकिन उसकी स्क्रिप्ट, उसकी जो लिपि है उसको पढ़ा नहीं जा सका। और ऐतिहासिक काल में मनुष्य जो पूर्ण रूप से लिखना जान गया था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इसकी स्क्रिप्ट को इतिहासकार जो वो पढ़ने में सक्सेस नहीं हुए हैं, इसलिए हम इसको रखेंगे प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में। तो आपको सबसे पहले तो ये डेफिनेशन पता होना चाहिए कि प्री हिस्ट्री की क्या डेफिनेशन है, प्रोटो क्या है और हिस्टोरिकल पीरियड क्या है, जैसे ये आपका है, तभी आप इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर दे पाएंगे। सेकंड आपका है, हु गेव द नेम ऑफ इंडस सिविलाइजेशन एज द हड़प्पा सिविलाइजेशन, कि नाम किसने दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे जैसे आप देखते हैं सर E.M.E. मार्टिन व्हीलर है, S.R. रॉब है, S.R. रॉब ने लोथल की खोज की थी, मार्टिन व्हीलर भी आर्कियोलॉजी से जुड़े हुए हैं, सर जॉन मार्शल है, डॉक्टर सकलानी का नाम आपने नहीं सुना तो इसको आप रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे सर जॉन मार्शल जो है ही वॉज द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दैट टाइम। तो 1922 में इसने जो है इंडस वैली नाम दिया था क्योंकि इसकी जो बहुत सारी साइट्स थी वो सिर्फ इंडस रिवर के आसपास नहीं मिली थी बल्कि और जगह भी मिली थी, इसलिए हड़प्पा जो थी वो फर्स्ट साइट थी जिसको खोजा गया, इसलिए ये उचित समझा गया कि इसको हड़प्पा नाम दिया जाए। और सर जॉन मार्शल का जब नाम आता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जब नाम आता है, तो यहाँ से आपका एक और क्वेश्चन बनता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब बना और हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे 1861 में ये बना और इसकी जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो इसके डायरेक्टर जनरल थे। तो 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से इसी क्वेश्चन से जो बन गए। तो इसी तरह से क्रॉस क्वेश्चन आपने बनाने हैं, एक जो आपका क्वेश्चन रहेगा उससे आपने आगे बनाने हैं, ठीक है। व्हाट इज़ एपिग्राफ, एपिग्राफ क्या है, तो यहाँ पे आपका एक और क्वेश्चन बना गया, स्टडी ऑफ कॉइन्स, स्टडी ऑफ कॉइन्स को क्या क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। स्टडी ऑफ ओल्ड राइटिंग यूज्ड इन इंस्क्रिप्शंस, तो इंस्क्रिप्शन में ओल्ड राइटिंग तो इंस्क्रिप्शन में यूज़ की जाती है, लेकिन इंस्क्रिप्शन जो है अपने आप में एक लेख है, ठीक है। तो स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन जो शिलालेख जो है उसका अध्ययन को जो है वो एपिग्राफ कहा जाता है। तो आपका थर्ड ऑप्शन इसमें रहेगा।
फिर नेक्स्ट है विच priest was responsible for the organization of confederacy of 10 kings when he was dismissed by Sudasha the त्रिशु रूलर ऑफ द भरता ट्राइब्स। ठीक है कि भरत वंश के त्रिशु शासक सुदाश ने किस पुरोहित को पदच्युत कर दिया जिसने उसके विरुद्ध जो है वो 10 राजाओं का एक संघ बनाया था। तो विश्वामित्र को हटा दिया था, उसके स्थान पर वशिष्ठ को इसने अपना पुरोहित बनाया था। तो विश्वामित्र ने क्या किया, 10 अनार्य किंग को लेकर एक संघ बनाया था राजा सुदाश के अगेंस्ट। और यहाँ पे आपका एक वॉर होता है, पुरुषनी नदी के तट पर ये लड़ा जाता है, 40 वर्षों तक चलता रहता है और फाइनली जो है अनार्य जो किंग्स थे वो इसमें डिफीट होते हैं। तो ये आपको यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा कि ये जो युद्ध था ये जो हुआ वो कहाँ पे लड़ा गया, किस नदी के तट पर लड़ा गया। तो पुरुषनी नदी जो कि वैदिक नाम है रावी नदी का, वहाँ पे ये लड़ा जाता है। नेक्स्ट आपका अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा पाणिनि, इसमें दिया गया है आपका पानीस, इसको पाणिनि बोलते हैं, वर इंडल्ज्ड इन, किस में इंडल्ज थे ये, कल्टीवेशन में थे, ट्रेड और कॉमर्स में थे, हैंडीक्राफ्ट्स में थे, हंटिंग एंड गैदरिंग में थे। तो ट्रेड और कॉमर्स में पाणिनि जो है वो ट्रेड और कॉमर्स में जो है वो लगे हुए थे ऋग्वैदिक पीरियड की जब हम बात करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका कि विच टेक्स्ट प्रिस्क्राइब्स दैट ब्राह्मण मस्ट बी फीड विद मीट एंड फिश टू सेटिस्फाई द पितरास और फोर फादर्स, कि कौन सा ऐसा टेक्स्ट है जिसमें ये बात की गई है, किस ग्रंथ में ये बात की गई है, पितरों को संतुष्ट करने के लिए ब्राह्मणों को मांस और मछली खिलाना चाहिए। कि भाई आपका गृह सूत्र है, अथर्ववेद है, या आप सिलम धर्म सूत्र है, या गोपथ ब्राह्मण है। तो आप जानते हैं गृह सूत्र में आपका क्या जिक्र आता है, आपके जो रिचुअल्स है, जो हिंदू जो हमारे धर्म के जो 16 संस्कार है उनकी बात इसमें की गई है। अथर्ववेद जो है इसमें आपके कृषि व्यवस्था का वर्णन है, आपका जादू टोने की बात की गई है। ठीक है, और गोपथ ब्राह्मण में नहीं होगा ये, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन आपका बनता है। तो यहाँ पे आप 2 को रिमूव कर सकते हैं, आपने जो मेथड अपनाना है कि जो आपको नहीं लगता है उसको आप रिमूव करते चलिए, फिर 2 में आप 50-50 कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है आप स्तंभ धर्म सूत्र जो है उसमें इसकी जानकारी हमें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड्स ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड, कि लेटर वैदिक पीरियड में जो है उत्तर वैदिक काल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण गॉड कौन से थे। तो आप जानते हैं कि ऋग्वैदिक पीरियड में जो है वो इंद्र जो था, इंद्र काफ़ी फेमस था, 250 वर्सेस लिखे गए हैं। सेकंड नंबर पे अग्नि आता था, फिर उसके बाद वरुण आता था, वरुण को ऋतस्य गोपा कहा जाता था, ऋत को ये धारण करता था, वर्षा का देवता इसको माना जाता था, वरुण को ऋतु का देवता माना जाता था। ठीक है, तो 3 देवता जो थे वो महत्वपूर्ण थे ऋग्वैदिक काल में, तो इनको आप रिमूव कर दीजिए। अब आपके 3 बचते हैं, तो उसमें से पहला नंबर आपका प्रजापति का आता है, तो आपका आंसर हुआ प्रजापति। फिर उसके बाद आपका जो डी आपका आएगा, प्रजापति है, प्रजापति के बाद आपका आएगा विष्णु, विष्णु के बाद रुद्र आता है, रुद्र जो था वो अनार्यों का देवता इस पीरियड में था। तो ये 3 देवता महत्वपूर्ण थे उत्तर वैदिक काल में। फिर आता है विच पीरियड इन अवेल्ड ब्राह्मणा टू गिव असेंडेंसी इन द लेटर वैदिक पीरियड, कि उत्तर वैदिक काल में किस कारण ब्राह्मणों को प्रभुत्व स्थापित हुआ। कि ब्राह्मणों, आप देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जो ब्राह्मणवाद है उसका वर्चस्व इसमें रहा। तो इसमें बोलते हैं कि दे वर अवेल टू ओवरशैडो द 16 क्लासेस ऑफ प्रिस्ट। ठीक है, कि बोलते हैं कि उन्होंने 16 प्रकार के पुरोहितों से अधिक प्रभाव बना लिया था। सेकंड, दे परफॉर्म्ड सैक्रिफाइस एंड सेरेमनीज फॉर द किंग्स। By the end of period, they received the land grant. They devised rites and rituals for every occasion of religion, social, economic and political importance. कि उन्होंने धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक महत्व के अवसर के लिए जो अनुष्ठान एवं धार्मिक कर्मकांड जो वो विकसित किए। तो सेकंड इसमें रहेगा कि दे परफॉर्म सैक्रिफाइस एंड सेरेमनीज फॉर द किंग्स। उन्होंने राजा के लिए जो यज्ञ अनुष्ठान करते थे,
राज दरबार में उनका काफ़ी प्रभाव था, और बाकी जो सारी की सारी बातें हैं वहाँ से वो लैंड ग्रांट उनको मिलता था, और सारे के सारे जो रिलीजियस रिचुअल्स थे उसमें भी यहाँ से ये पार्टिसिपेट करते थे और सोसाइटी को जो है वो डोमिनेट किया करते थे। तो बी इसका ऑप्शन जो है वो रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं कि हु वॉज नॉट द डिसाइपल ऑफ बुद्धा, कि बुद्ध का डिसाइपल कौन नहीं था। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं कि कई बार नोट पूछा होता है बीच में, नॉट जब पूछा होगा तो हम नेगेटिव में पूछे होंगे क्वेश्चन, तो हम क्या करते हैं, हु वॉज द डिसाइपल ऑफ बुद्धा, हम सीधे इसको ध्यान नहीं देंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे, और ओवर कॉन्फिडेंस में हम क्या करेंगे, सीधा हम बिंबिसार मगधा इसको टिक कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन कुछ और पूछा कि इसमें से कौन सा नहीं है, तो ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उस वक्त कंटेम्परेरी बुद्ध के कौन कौन से किंग थे। तो यहाँ पे प्रसेनजित आ गया कौशल का, बिंबिसार आ गया मगध का, और अजातशत्रु आ गया मगध का। तो ये बुद्ध के कंटेम्परेरी रहे, कंटेम्परेरी मतलब समकालीन उस वक्त ये थे। तो यहाँ पे वैशाली का जो चेतक था वो भी समकालीन था, लेकिन वो उसका शिष्य जो है वो नहीं था, डिसाइपल नहीं था। इसके बाद व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 4 साइट्स दैट चेंज द लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा, कि 4 जो दृश्य थे जिसके कारण गौतम बुद्ध की जो लाइफ थे उसमें परिवर्तन आया, वो कौन कौन से थे। तो आपको जैसे पता कि सबसे पहले उसने ओल्ड एज देखी, वृद्ध व्यक्ति को देखा, उसके बाद एक बीमार व्यक्ति को देखा, उसके बाद एक मृत व्यक्ति को देखा, और उसके बाद जो है लास्ट में एक सन्यासी को देखा। ठीक है, कि उसको घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था उसके पिता के द्वारा, ताकि वो सांसारिक विषयों में ना पड़े। तो यहाँ पे उसने सारी की सारी फैसिलिटी घर में दी हुई थी, लेकिन एक दिन वो चोरी चुपके से जो अपने जो सारथी था उसके साथ बाहर जाता है, और एक वृद्ध व्यक्ति को देखता है जिसका शरीर जर्जर हो चुका है, एक बीमार को देखता है, और एक मृत व्यक्ति को जो है वो देखता है, और फाइनली एक सन्यासी को देखता है। तो वहाँ से बुद्ध का जो जीवन था वो परिवर्तन होता है कि ये जो जीवन है जो इस संसार में जन्म लेगा वो ओल्ड एज, सिकनेस, डेथ से नहीं बच सकता है, और इसमें जो सन्यासी जीवन है वही एक प्रसन्नचित जो है उसको देखने को मिला, इसलिए उसने घर का त्याग कर दिया। फिर नेक्स्ट आपका द हिस्ट्री ऑफ सूर्यवंशी एंड चंद्रवंशी सोलर एंड लूनर डायनेस्टीज इज फाउंड इन द, किसमें ये पाया जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्यवंशी जो है वो रामायण में इसका जिक्र आता है। ठीक है, तो एपिक जो है आपके जो महाकाव्य है उसमें इनका जिक्र जो है वो आपको मिलता है रामायण और महाभारत में। फिर यहाँ पे देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अरेंज द यूनिवर्सिटीज़ इन ऑर्डर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे ऑर्डर में करेंगे। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि तक्षशिला जो विश्वविद्यालय था वो इट वाज ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। तक्षशिला ये आपका पाकिस्तान में है आज की डेट में, पश्चिमी भारत में ये था, और ये काफ़ी फेमस मौर्य काल में यूनिवर्सिटी थी। चाणक्य जो है वो यहाँ पे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, यहाँ के वो आचार्य हुआ करते थे तक्षशिला विश्वविद्यालय के। इसके बाद नागार्जुन कोंडा जो है वो एक मोनास्ट्री है दक्षिणी भारत में, बुद्ध का एक शिक्षा केंद्र था ये उस वक्त। तो बुद्ध पीरियड जो है वो मौर्य के बाद जो बुद्ध पीरियड आता है, तो ये आपका 2 हो गए। इसके बाद आपको पता होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो गुप्त काल में 4th और 3rd और 4th सेंचुरी BC ईडी में बना, कुमारगुप्त फर्स्ट ने इसको बनाया। तो ये आपको यहाँ पे सीक्वेंस आ गया। और विक्रमशिला जो है वो काफ़ी बाद में बना है 8th और 19th सेंचुरी में। ये पाल शासक जो है कुमारपाल उसने जो है इसको बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये सीक्वेंस बन गया, तक्षशिला, नागार्जुन कोंडा, नालंदा और विक्रमशिला लास्ट में आएगा। अगर 2 का भी आपको पता है तो यहाँ से भी आपका सीक्वेंस से बन सकता है, जैसे यहाँ पे आपका तक्षशिला और लास्ट जो है वो विक्रमशिला। तो ये आपका यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, और कहीं पे भी 4 और 3 नहीं आ रहा है। तो मतलब कि अगर आपको और पता भी नहीं है आंसर तो आपके यहाँ पे आपका ये ठीक हो जाता है। तो इस तरह से आपने इसको करना। अगर 2 भी आपको इसमें पता है तो आपने उस तरह से इसको देखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि विच ऑफ द साउथर्न किंगडम वर कंटेम्परेरी ऑफ अशोका, अशोक के समकालीन कौन से दक्षिणी भारत के राज्य थे। तो इंस्क्रिप्शन नंबर 2 में अशोक जो है अपने कुछ पड़ोसी राज्यों की बात करता है, जिसमें वो बात करता है केरल पुत्रा की, चोला की, पांड्याज की और सत्यपुत्र की। ठीक है, तो पल्लवों की उन्होंने बात नहीं की, चेरों की भी बात नहीं की अपने इंस्क्रिप्शन नंबर 2। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है एक कि किस इंस्क्रिप्शन में अशोक जो है अपने पड़ोसी राज्यों की बात करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंस्क्रिप्शन नंबर 2 में जो है अशोक ने कुछ दक्षिण भारत के जो राज्य है जो कि उसके समकालीन थे, जो पड़ोसी थे,
जो समकालीन थे उस वक्त के, उनका जिक्र करता है। उसमें केलपुत्र, सत्यपुत्र और चोला और पांड्या वो हुआ करते थे। नेक्स्ट आपका है कि विच रीजन इन इंडिया डोमिनेटेड इंडियन ट्रेड विद द रोमन एम्पायर, कि इंडिया का कौन सा क्षेत्र जो कि डोमिनेट किया जाता था रोमन एम्पायर के ट्रेड के लिए, ठीक है, जहाँ पे रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड होता था। तो जैसा आप जानते हैं, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन जाता है कि जो आपका अरिका मेंडू है दक्षिण भारत में, वहाँ से बहुत सारे रोमन सिक्के मिले हैं, ठीक है। तो रोमन एम्पायर का जो आपका, कि जैसा आप जानते हैं कि यहाँ से स्पाइसेस ले जाते थे, ब्लैक पीपर ले जाते थे, उसके बदले में जो रोमन लोग थे वो इंडिया को क्या लाते थे, सोना चांदी लाते थे। और एक समय ऐसा आ गया था कि रोम का जो किंग था अगस्टे, उसने जो है इस इंडिया के साथ जो ट्रेड होता था उस पर रोक लगा दी थी, क्योंकि वहाँ से सारा का सारा सोना चांदी जो था वो इंडिया की ओर आ रहा था, ठीक है। तो साउथर्न इंडिया जो है, जो दक्षिण भारत है, उसका जो क्षेत्र है अरिका मेंडू, यहाँ पे जो है यहाँ से ट्रेड आपका रोमन एम्पायर के साथ इंडियंस का होता था। नेक्स्ट आपका है विच टाइटल वाज एज्यूम्ड बाय हर्षवर्धन आफ्टर कमिंग टू द थ्रोन, कि सिंहासन पर बैठने के बाद हर्षवर्धन ने कौन सा टाइटल अडॉप्ट किया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है एग्ज़ाम में। महाराजा था, आपका गुणराज था, क्या अब निशमा था, या शिलादित्य था। तो शिलादित्य जो था, इसका टाइटल जो है वो हर्षवर्धन ने एज्यूम किया था जब वो किंग बनता है। Which difficulty is being faced by historian to comment on the Aryan expansions in India, कि आर्यों के एक्सपेंशन के विषय में हिस्टोरियंस को कौन सी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। पॉसिटी ऑफ आर्कोलॉजिकल रिमेन्स, लैक ऑफ लिटरली एविडेंस, lack of numismatic evidence, and inaccessibility of the place of their habitations, ठीक है, कि पुरातात्विक अवशेषों की कमी, कि साहित्यिक प्रमाणों की कमी, सिक्कों की कमी, या उनके निवास स्थान तक पहुंचने में दुर्गमता। तो आप जानते हैं कि पुरातात्विक अवशेष जो है वो इस काल के नहीं मिले हैं। हिस्टोरियन को मेनली आपके जो धार्मिक साहित्य है उसके ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ता है, क्योंकि कोई इस तरह की कोई, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के हमें काफ़ी सारी बिल्डिंग्स मिली है, ग्रेट बाथ मिला है, तो यहाँ पे इस तरह की कोई भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो वैदिक पीरियड के नहीं मिलते हैं। तो इसके लिए प्योरली आपको जो रिलीजियस लिटरेचर जो वेदा है उसके ऊपर हमें डिपेंड रहना पड़ता है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग्स डिस्टिंग्विश आर्यंस फ्रॉम द इंडियस पीपल, कि कौन सी एक जो उनकी महानता थी, निम्नलिखित में कौन सी एक चीज़ थी जो कि आर्यों को अलग करती थी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों से। तो जैसा आप जानते हैं, लव ऑफ मटेरियल आर्ट, की युद्ध कला के प्रति प्रेम, कल्टीवेशन ऑफ लैंड, तो कल्टीवेशन ऑफ लैंड तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग भी करते थे, ठीक है। डोमेस्टिकेशंस ऑफ लैंड एंड एनिमल्स, यूज ऑफ आयरन, ठीक है। तो पशुपालन इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी होता था, कल्टीवेशन लैंड भी होता था। लव ऑफ मटेरियल आर्ट, युद्ध कला के प्रति जो प्रेम था आर्यों का, जो कि अलग करता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों से, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो युद्ध कला से परिचित नहीं थे, क्योंकि इस तरह के कोई वेपन्स नहीं मिले हैं, छोटे छोटे हथियार मिले हैं वहाँ पे, ठीक है। और जब ये कहा जाता है कि जब आर्यों के वहाँ पे आक्रमण हुए तो उसका सामना इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग नहीं कर सके। तो ये अलग करता है कि ये युद्ध प्रेमी थे, आर्यंस जो थे। और इसके साथ साथ इस वक्त जो है आयरन का यूज़ हुआ, लोहे का आविष्कार किया गया, ठीक है। महाजनपद काल जो है या उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई। अजंती खेड़ा एक जगह आती है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये आता है कि लव ऑफ मटेरियल आर्ट एंड यूज़ ऑफ आयरन जो है ये इसको अलग करता है यहाँ से। नेक्स्ट आता है कि सांची स्तूपा वाज सेड टू द ओरिजिनली बिल्ट बाय द फॉलोइंग किंग्स ऑफ द मौर्यन एम्पायर, कि सांची का स्तूप जो है वो किसके द्वारा बनाया गया। अशोका के द्वारा, सभी जानते हैं इसको बनाया गया, लेकिन बाद में जो शुंग शासक थे उनके द्वारा इसकी रेनोवेशन भी करवाई जाती है, बात है। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। कौटिल्य वाज चंद्रगुप्ताज गाइड एंड मेंटर, चंद्रगुप्ता वाज सक्सीड बाय द सन ऑफ बिंदुसारा, बाय हिज सन बिंदुसारा, चंद्रगुप्ता वाज नॉन टू ग्रीक एज अमित्रो, ग्रीकों के द्वारा जो है उसको द डिस्ट्रॉयर ऑफ होस, ठीक है। अमित्र घात इसको कहा जाता है, शत्रुओं का नाश करने वाला।
और चंद्रगुप्ता इज सेड टू हैव डाइड ऑफ स्लो स्टार्वेशंस इन साउथ इंडिया। ठीक है, कि कौन सा इसके बारे में जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये आपको पता है कि कौटिल्य जो था इसका मेंटर था, गाइड था चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसका उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, ये भी ठीक है। चंद्रगुप्ता इज सेड टू हैव डाइड ऑफ स्लो स्टार्वेशंस इन साउथ इंडिया, कि उसने जो सलेखना किया था। सलेखना क्या था, जैन धर्म में एक टर्म आता है, सलेखना का मतलब होता है कि बिना भूखे प्यासे रहकर जो अपने प्राण त्याग देना। तो दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में जब अकाल पड़ा तो भद्रभाव के साथ जो है ये दक्षिण भारत श्रवणबेल गोला जो है वो वहाँ पे चला जाता है चंद्रगुप्त मौर्य, और वहीं पे सलेखना के द्वारा जो अपने प्राण त्याग करता है। तो तीनों स्टेटमेंट ठीक है। इसमें जो इनकरेक्ट है वो ये है कि अमित्रघात किसको कहा जाता है, तो ये बिंदुसार को नाम दिया गया है जो ग्रीक काव्य के लेखक थे, ना कि चंद्रगुप्त मौर्य के लिए इसका यूज़ किया गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि किसके लिए इसको यूज़ किया गया है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड संगमा इन द संगम एज। संगम एज में जो है वो संगम शब्द किसके लिए यूज़ किया गया है, रॉयल कोर्ट के लिए किया गया है, असेंबली ऑफ पोइट्स के लिए किया गया है, असेंबली ऑफ रिलीजियस लीडर के लिए किया गया है, या मीटिंग ऑफ रिवर्स के लिए किया गया है, कि शाही दरबार है या कवियों की सभा है या धार्मिक नेताओं की सभा है या नदियों का संगम है। तो आप जानते हैं कि असेंबली ऑफ पोइट्स है कि कवियों की एक सभा होती थी, वहाँ पे बहुत सारा लिटरेचर लिखा गया, 990 वर्षों तक ये चलता रहा, और इसमें 3 एपिक मेनली लिखे गए, शिल्पाधिकारी, मणिमक्केल और जीव चिंतामणि, जो कि तमिल साहित्य का जो है वो एक सेंटर पॉइंट है, और इसको एपिक कहा गया है, महाकाव्य कहा गया है। ये 3 जो है इसके अलग अलग विषय हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। 20 क्वेश्चंस, अगर ये आपको पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले समय में जो है मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है, जो वीडियो है, वो आपके लिए लेके आ सकूं। तो इसी के साथ धन्यवाद। आई होप इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और आपकी अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट मुझे कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो क्वेरी है, जो क्वेश्चंस है, उसके आंसर दे सकूँ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।